स्रोतों में एक बेहद पुरानी और क्लासिक लोक कथा का जिक्र है। इसमें मुख्य रूप से दो ही किरदार हैं। एक तरफ है एक ऐसा नाई जो अपनी जवानी में आलस्य की एकदम चरम सीमा पार कर चुका है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही खूंखार विशालकाय ब्रह्म राक्षस। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे महज अपनी बुद्धि, संयम और हाजिर जवाबी के बल पर कोई भी एक साधारण इंसान अपने से 100 गुना अधिक शक्तिशाली और जानलेवा खतरे को पूरी तरह से पंगु बना सकता है। एग्जैक्टली। और स्रोतों में दर्ज यह कथा कोई महज मनोरंजन नहीं है। मैं कहूंगी कि ये खतरे की स्थिति में मानव मनोविज्ञान, हमारी भावनाओं पर नियंत्रण और सामने वाले के दिमाग को उसी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन अध्ययन है। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ना उस नाई के भारी आलस्य से होती है। हाँ। स्रोतों के अनुसार ये व्यक्ति इतना कामचोर था कि पूरा दिन घर में बस एक आईने के सामने बैठकर एक टूटे कंघे से अपने बाल संवारता रहता था। मतलब कुछ काम धाम नहीं, बस यही। उसकी बूढ़ी माँ उसे रोज ताने मारती थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। फिर एक दिन ना माँ के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में आकर इस जवान बेटे की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। अरे, ये तो काफी मतलब एक वेकअप कॉल था उसके लिए। बिल्कुल। और इस शारीरिक और मानसिक अपमान ने नाई के अंदर कुछ ऐसा जगाया कि उसने उसी क्षण कसम खा ली कि जब तक वो अपार धन नहीं कमा लेता, उस घर की चौखट पर वापस कदम नहीं रखेगा। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब जो इंसान अपने ही सुरक्षित घर में एक छोटा सा काम करने से कतराता था, वो अचानक एक भारी दबाव के कारण घर की सुरक्षा छोड़कर एकदम अज्ञात की ओर निकल पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उसके पास बाहर की दुनिया में जीवित रहने का कोई हुनर ही नहीं है। एग्जैक्टली। और यही बात उसे सीधे एक घने सुनसान जंगल में ले जाती है। अब उसे कोई काम तो आता नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो जंगल में बैठकर भगवान की तपस्या ही कर लेते हैं। लेकिन वो प्रार्थना शुरू करने के लिए बैठता ही है कि उसके ठीक सामने एक खूंखार ब्रह्म राक्षस आ खड़ा होता है। एकदम आदमखोर विशालकाय राक्षस, जो उस नाई को देखकर इतना खुश हो जाता है कि मतलब खुशी के मारे वहीं पागलों की तरह नाचने लगता है। अच्छा। हाँ, और यहाँ नाई की जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। भीतर से उसके होश उड़ चुके हैं, पैर कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर डर की एक लकीर नहीं आने देता। वो उठ खड़ा होता है और खुद भी उस राक्षस के साथ ताल मिलाते हुए उसी की तरह नाचने लगता है। क्या बात है। मतलब यहाँ एक उलझन पैदा होती है। अगर सामने कोई आदमखोर जानवर आ जाए तो सामान्य प्रतिक्रिया तो वहां से भागने की या छुपने की होती है ना। हाँ बिल्कुल। एक शिकारी के सामने इस तरह नाचना शुरू कर देना, क्या ये बहुत ज्यादा डर के कारण एक तरह का पैनिक रिस्पॉन्स था? मतलब नर्वस सिस्टम सुन्न हो गया था? देखिए, इससे गहराई से समझने के लिए ना हमें शिकारी और शिकार की जो मानसिकता होती है उसे देखना होगा। ठीक है। प्रकृति में जब भी कोई शिकारी अपने शिकार के सामने आता है तो उसके दिमाग में एक पहले से तय एक रूपरेखा होती है, एक स्क्रिप्ट होती है। हाँ, एक स्क्रिप्ट। वो उम्मीद करता है कि शिकार डरेगा, चीखेगा, भागेगा या शायद हमला करेगा। ये फाइट और फ्लाइट वाली एक बहुत ही आम बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। लेकिन जब शिकार इनमें से कुछ भी करने के बजाय शिकारी के ही व्यवहार की नकल करने लगे, मतलब उसके साथ नाचने लगे, तो शिकारी के दिमाग की वो रूपरेखा अचानक से टूट जाती है। उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पाता कि सामने वाले जीव को डर क्यों नहीं लग रहा। अच्छा, तो आपका मतलब है कि वो नाचना कोई घबराहट का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी? बिल्कुल, मैं मानती हूँ भीतर घबराहट जरूर थी, लेकिन नाई ने ना अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया था। इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। उसने राक्षस के हाव भाव की नकल करके राक्षस को ही अचंभे में डाल दिया। अरे वाह। और इस अप्रत्याशित कदम ने शिकारी के हमले को कुछ पलों के लिए रोक दिया। तो नाई ने इस तरह अपने लिए सोचने और अगली चाल तय करने का कुछ
कीमती समय चुरा लिया। मतलब टाइम खरीद लिया उसने। हाँ, क्योंकि किसी भी हाई स्टेक सिचुएशन में सबसे पहला नियम यही होता है कि सामने वाले को ये भनक न लगने दी जाए कि आप डरे हुए हैं। सही बात है। अब नाई ने नाचकर कुछ पलों के लिए अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज करने से वो हमेशा के लिए तो सुरक्षित नहीं रह सकता था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अब शिकारी को ये महसूस करवाना था कि असल में शिकार वो खुद है, और यहीं से जन्म होता है उस बहुत ही चतुर और मास्टरमाइंड ब्लफ का। वो झूठी कहानी। हाँ। जब नाचते नाचते राक्षस ने नाई से पूछा कि अरे मैं तो इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि मुझे एक इंसान का नरम मांस खाने को मिलेगा, लेकिन तुम क्यों नाच रहे हो? हाँ। तो नाई ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसने पलक झपकते ही एक ऐसी झूठी कहानी घड़ी जो बहुत ही डिटेल्ड थी। उसने कहा कि उसके राज्य का राजकुमार सख्त बीमार है और उसका जीवन बचाने के लिए 101 ब्रह्म राक्षसों के रक्त की आवश्यकता है। ओह बाप रे। और राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी यह इलाज लेकर आएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह करने का अवसर मिलेगा। देखिए, यहाँ इस कहानी की बनावट पर गौर करना बहुत जरूरी है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ या मैं तुम्हें मार दूंगा, बल्कि उसने एक बहुत बड़ा कारण और एक पूरी व्यवस्था खड़ी कर दी। राजा, राजकुमार की बीमारी, इतना बड़ा इनाम, ये सब उस झूठ को सच का आवरण पहनाने के लिए था। एग्जैक्टली। और उसने यहीं पर सबसे बड़ा दाव खेला। नाई ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं 100 राक्षस तो पहले ही पकड़ चुका हूं और आज मेरी किस्मत अच्छी है कि तुम 101वें राक्षस के रूप में मेरी गिरफ्त में आ गए हो। क्या बात है, एकदम मतलब बाजी पलट दी। बिल्कुल। और ये कहते हुए उसने अपनी जेब से वो छोटा सा आईना निकाला। वही आईना जो वो घर में बाल संवारने के लिए इस्तेमाल करता था, और चांदनी रात में उसे राक्षस की आंखों के ठीक सामने कर दिया। राक्षस ने जैसे ही आईने में अपनी भयानक शक्ल देखी, उसे सचमुच लगा कि वो उस शीशे के टुकड़े में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। पर यहां एक बात खटकती है मुझे। क्या? मतलब इतना विशाल और जादुई राक्षस एक इतने छोटे से जेब के आईने को देखकर बेवकूफ कैसे बन गया? क्या अत्यधिक शारीरिक ताकत अक्सर दिमागी रूप से कमजोर होने की निशानी होती है? मुझे लगता है बात केवल शारीरिक ताकत या दिमागी कमजोरी की नहीं है। यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत काम कर रहा है। कौन सा? कन्फर्मेशन बायस। अच्छा। देखिए, जब दिमाग में अत्यधिक खौफ भर जाता है ना, तो इंसान या कोई भी प्राणी अपने आसपास की हर चीज को उस खौफ के नजरिए से ही देखने लगता है। सही है। वही सच देखना चाहता था जो उसके डर को सही साबित करे। यानी वो आईना अपने आप में कोई हथियार नहीं था, बल्कि वो केवल उस डर को सच साबित करने का एक विजुअल टूल था। एकदम सही। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि राक्षस उस आईने से नहीं डरा, वो नाई द्वारा रचे गए उस पूरे मायाजाल से डरा। जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो उसकी तार्किक क्षमता ने ये नहीं सोचा कि ये कोई रिफ्लेक्शन या परावर्तन का विज्ञान है, बल्कि उसके डरे हुए दिमाग ने इसे इस बात का अंतिम और पुख्ता सबूत मान लिया कि वो शिकारी अब शिकार बन चुका है। कमाल है यार। मतलब सामने वाले के दिमाग को ही अपना हथियार बना लेना, ये एक असाधारण कला है। और यही हथियार उसे कहानी के अगले चरण में काम आता है, जहां पावर डायनामिक्स पूरी तरह से पलट जाते हैं। हाँ। जो राक्षस कुछ मिनटों पहले नाई का मांस खाने के सपने देख रहा था, वो अब थर थर कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। उसने नाई को लालच दिया कि अगर वो उसे आजाद कर दे तो वो उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर अकूत धन देगा। 7 रियासतों का खजाना? हाँ। अब यहां अगर कोई आम इंसान होता तो अचानक आई इस करोड़ों की लॉटरी पर खुशी से उछल पड़ता। बिल्कुल, कोई भी खुश हो जाता। लेकिन नाई ने एक बार फिर गजब का संयम बनाए रखा। उसने बिल्कुल दिलचस्पी न होने का नाटक किया और उल्टे सवाल कर दिया, कह रहे जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो वो है कहां, और इतनी रात में उस भारी खजाने को मेरे घर तक कौन पहुंचाएगा? ये तो ये दर्शाता है कि वो स्थिति पर अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होने देना चाहता था। एग्जैक्टली। और इस रूखेपन का नतीजा ये हुआ कि राक्षस ने तुरंत अपनी शक्तियां दिखाईं। उसने पास के ही एक बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका, जिसके नीचे हीरे मोतियों से भरे सोने के 7 कलश गड़े थे। बाप रे। खजाने की वह चकाचौंध देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएं, लेकिन नाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बहुत ही रौब से राक्षस को आदेश दिया कि वह तुरंत उसे और उस खजाने को उसके घर पहुंचा दे। पलक झपकते ही राक्षस ने ऐसा कर दिया। लेकिन नाई का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। घर पहुंचने के बाद जब राक्षस ने गिड़गिड़ाकर जाने की परमिशन मांगी,
तो नाई ने उसे आजाद करने से मना कर दिया। अरे हाँ, उसने उस खूंखार राक्षस को अपने खेत में खड़ी फसल काटने के काम पर लगा दिया, मतलब बेगार पर। यह कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने करोड़ों की लॉटरी जीती हो और जब अधिकारी उसे पैसे सौंपने आए तो वो व्यक्ति पैसे लेने के बाद उससे कहे कि ठीक है, अब जाओ और मेरे घर का बगीचा भी साफ कर दो। हाँ, ये एक जबरदस्त पावर मूव था। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह ना बहुत ही रणनीतिक है। अगर नाई उस 7 रियासतों के खजाने को देखकर जरा भी उत्साह या लालच दिखाता तो राक्षस का तार्किक दिमाग शायद फिर से काम करना शुरू कर देता। हाँ, उसका शक पैदा हो जाता। बिल्कुल, वो समझ जाता कि ये 100 राक्षसों को मारने वाला कोई महान शिकारी नहीं है, बल्कि एक साधारण और लालची इंसान है। लालच न दिखाना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और फिर एक जादुई राक्षस से खेत में फसल काटने जैसा बेहद साधारण और उबाऊ काम करवाना, ये महज कोई सजा नहीं थी, ये राक्षस की पहचान को पूरी तरह से नष्ट करने का एक तरीका था। मतलब उसकी जो खौफनाक इमेज थी उसे तोड़ना। हाँ, उसे खेत में लगाकर नाई ने यह स्थापित कर दिया कि बॉस वही है और वो राक्षस अब कोई खौफनाक प्राणी नहीं बल्कि एक मामूली सेवक है। बहुत खूब। लेकिन भ्रम की बुनियाद पर खड़ी जो इमारत होती है वो हमेशा सुरक्षित नहीं रहती। सही बात है। कहानी में एक नई मुसीबत तब आती है जब पहला राक्षस बेचारा खेत में चुपचाप फसल काट रहा होता है और वहां से अचानक एक दूसरा भ्रम राक्षस गुजरता है। ओह, अब ये दूसरा कहाँ से आ गया? और जब वो दूसरे राक्षस को इस हालत में काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत ताज्जुब होता है। वो पहले वाले का मजाक उड़ाता है कि इतनी ताकत और जादुई शक्तियां होने के बावजूद तुम एक मामूली इंसान से डर गए। हाँ। तो वो निर्णय लेता है कि वो खुद जाकर उस इंसान की असलियत देखेगा। यहाँ अक्सर सबसे अच्छी योजनाएं भी गड़बड़ा जाती हैं क्योंकि इस नए दुश्मन के दिमाग में वो डर और वो सम्मोहन नहीं है जो पहले वाले के दिमाग में बिठाया गया था। एग्जैक्टली। तो दूसरा राक्षस रात के अंधेरे में दूर से नाई का घर देखकर वहां छुपते हुए पहुंचता है। अब यहां ना घटनाओं का एक बहुत ही अजीबोगरीब चक्र चलता है। अच्छा, क्या होता है? उसी समय नाई अपने घर में खजाना मिलने का जश्न मनाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया होता है, लेकिन घर की एक टूटी खिड़की से एक बिल्ली रसोई में घुसती है और ज्यादातर मछली खाकर भाग जाती है। अरे बाप रे, मतलब घर में अलग ही ड्रामा चल रहा है। हाँ, और नाई की पत्नी इस नुकसान से एकदम आग बबूला हो जाती है। वो मछली काटने वाली एक भारी और तेज छुरी लेके उसी टूटी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है कि जैसे ही बिल्ली दोबारा अंदर आने की कोशिश करेगी वो उसे मार डालेगी। ओह। और इधर बाहर से वो दूसरा राक्षस असलियत जानने के लिए उसी टूटी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। रात के अंधेरे में जैसे ही राक्षस का चेहरा अंदर आता है, पत्नी को लगता है कि वो बिल्ली वापस आ गई है। अरे नहीं। हाँ, वो बिना कुछ देखे अपने पूरे गुस्से के साथ उस छुरी का वार कर देती है। निशाना थोड़ा चूकता है, लेकिन उस भारी प्रहार से ना राक्षस की लंबी नाक कटकर गिर जाती है। ओहो, दर्दनाक। दर्द और भारी शर्म के मारे वो दूसरा राक्षस वहां से ऐसा भागता है कि मुड़कर वापस अपने उस दोस्त के पास भी नहीं जाता। अब देखिए, ये महज इत्तेफाक है। नाई ने कोई योजना नहीं बनाई थी, उसे पता भी नहीं था कि बाहर कोई है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ अंधा भाग्य था या फिर किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो जोखिम उठाने का साहस करता है? राक्षस का झांकना। लेकिन अगर हम गहराई में उतरें तो हम पाते हैं कि जब कोई व्यक्ति साहस के साथ कोई बड़ा कदम उठाता है ना, हाँ, तो वो अपने आसपास एक ऐसा परिवेश बना लेता है जहां परिस्थितियां भी अनजाने में उसी के पक्ष में काम करने लगती हैं। हाँ। दूसरे राक्षस के मन में पहले राक्षस की बातों से शक का एक छोटा सा बीज पहले ही बोला जा चुका था। एग्जैक्टली। और जब वो खिड़की से झांकता है और अचानक उस पर इतना घातक हमला होता है तो उसका वो शक यकीन में बदल जाता है। हाँ। उसे लगता है कि बाप रे, इस नाई के घर में तो सचमुच राक्षसों को बेरहमी से काटा जाता है। हाँ, मतलब जो इत्तेफाक था वो भी एक सोची समझी चाल लगने लगी। बिल्कुल। दूसरे राक्षस का कटी हुई नाक के साथ भागना पहले राक्षस के मन में नाई के खौफ को हमेशा के लिए पुख्ता कर देता है। मतलब हिम्मत का प्रभाव आसपास की घटनाओं को भी अपने रंग में रंग लेता है। सही बात है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आती है। पहले राक्षस ने पूरे धैर्य के साथ नाई के पूरे खेत की फसल काटी। जब सारा काम खत्म हो गया तो वो फिर से नाई के पास गया और अपनी मुक्ति की गुहार लगाने लगा। अब यहाँ वो धूर्त नाई अपना अंतिम दांव खेलता है। क्या करता है वो? इस बार उसने उस राक्षस को वही आईना दिखाया, लेकिन आईने का सीधा हिस्सा नहीं बल्कि उसका उल्टा हिस्सा, यानी पीछे का भाग। अरे वाह। हाँ, और जब राक्षस ने उस उल्टे आईने में देखा और उसे अपना कोई अक्स या परछाई नजर नहीं आई
तो उसने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली। उसे लगा कि वो आखिरकार उस शीशे की कैद से आजाद हो गया है। वो इतना खुश हुआ कि नाचता गुनगुनाता वहां से हमेशा के लिए चला गया और नाई आराम से अपनी संपत्ति के साथ रहने लगा। ये तो बहुत ही शानदार था। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी मरीज को लग रहा हो कि उसे कोई बहुत गंभीर बीमारी है, हाँ। जो असल में शरीर में है ही नहीं, बस दिमाग का वहम है। हाँ। वो डॉक्टर उसे कोई मीठी गोली देकर कहे कि ये इस बीमारी की सबसे असरदार दवा है। मरीज वो गोली खाता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है। बीमारी भी झूठी थी और दवा भी झूठी, लेकिन असर एकदम सच्चा था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये तुलना उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। नाई ने यहाँ एक तरह का साइकोलॉजिकल क्लोजर दिया उसे। एग्जैक्टली। वो चाहता तो उस राक्षस को और डरा सकता था, उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख सकता था। लेकिन वो समझदार था। वो जानता था कि डर और भ्रम की बुनियाद पर खड़ी कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। कभी न कभी उस राक्षस को असलियत का पता चली जाता और तब उसका गुस्सा नाई की जान ले लेता। बिल्कुल। इसलिए उसने बिना किसी शारीरिक हिंसा के एक ऐसा समाधान निकाला जो राक्षस के ही दिमाग में सच था। आईने का उल्टा हिस्सा दिखाकर उसने उस अध्याय को हमेशा के लिए शांति से बंद कर दिया। क्या बात है। मतलब इन सारे घटनाक्रमों और स्रोतों का विश्लेषण करने पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी टाली जा सकती हैं। हाँ। शारीरिक बल चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, एक शांत और चतुर दिमाग हमेशा उस पर भारी पड़ता है। बिल्कुल। इन स्रोतों के अंत में ना एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध सूत्रवाक्य लिखा है। मैं उसे ज्यों का त्यों साझा करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। बहुत ही गहरी बात है ये सूत्रवाक्य कहानी के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन जोड़ देता है। और मुझे लगता है ये हमारी असल जिंदगी के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक संदेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अक्सर कई ऐसे विशाल ब्रह्म राक्षस अचानक से सामने आ खड़े होते हैं ना। हाँ, जैसे वर्क प्लेस का भारी तनाव हो गया। हाँ, या फिर कोई अचानक आया आर्थिक संकट या कोई अप्रत्याशित मुसीबत। जब ये परेशानियां हमारे सामने विकराल रूप लेकर नाचने लगें, तो घबराने या पीछे हटने के बजाय अगर हम ठंडे दिमाग से उनका सामना करें, तो हम न सिर्फ उन्हें हरा सकते हैं, बल्कि परिस्थितियों को पूरी तरह से अपने फायदे में बदल भी सकते हैं। एग्जैक्टली। असल शक्ति इसी में है कि परिस्थिति हम पर हावी ना हो, बल्कि हम स्थिति का संचालन करें। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद स्थिति स्पष्ट है, लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में उठ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? कहानी के अंत में जो सूत्र वाक्य दिया गया है वो कहता है कि जो प्राप्त है पर्याप्त है, यानी संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस विचार को कहानी की शुरुआत से जोड़कर देखें, अगर वो नाई अपनी उस आलसी स्थिति में पूरी तरह से संतुष्ट रहता, अगर मां की पिटाई और अपमान के बावजूद वो घर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने और धन कमाने की वो जिद न करता, तो क्या उसे उन 7 रियासतों का वो अकूत खजाना कभी मिल पाता? शायद नहीं। वो जीवन भर एक टूटे कंघे के साथ उसी घर में बैठा रहता। एग्जैक्टली। तो यहाँ एक सवाल जन्म लेता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सच्चा संतोष और एक मस्त मन इंसान को तभी हासिल होता है जब वो एक बार अपनी उस सुरक्षित और सीमित दुनिया से बाहर निकलकर अपने हिस्से के खूंखार राक्षसों से लड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या ये संभव है कि जो व्यक्ति जीवन में कभी किसी बड़े डर से नहीं लड़ा, किसी मुश्किल में नहीं पड़ा, उसका संतोष केवल उसकी कमजोरी या आलस्य का एक आवरण मात्र हो? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिसे किसी एक चर्चा में नहीं समेटा जा सकता, बल्कि इसे हम सबको अपने अपने अनुभवों की कसौटी पर तौलना होगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।